स्पाई मास्टर आर.एन. काव यानी रामेश्वर नाथ काव, जिन्हें वर्तमान भारत में जासूसों का पितामह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बनाने वाला भारत का ऐसा जासूस जिसकी गिनती दुनिया के टॉप 5 जासूसों में होती थी। देश की आज़ादी के साथ ही भारत के सामने नई नई चुनौतियां आने लगी थी। एक तरफ देश को पूर्वोत्तर भारत में कई तरह के विद्रोहों का सामना करना पड़ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन की साजिशें नई चुनौतियां खड़ी कर रही थी। सन 1962 में चीन के साथ युद्ध के दौरान भारत को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि भारत के पास चीन की बढ़ती गतिविधियों को देखने के लिए गुप्तचर ही नहीं थे। हालांकि इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास एक विदेश विभाग था जो सूचनाएं एकत्र करता था, पर ये काफ़ी नहीं था। और 1965 में पाकिस्तान युद्ध के बाद तो दूसरे देशों की जासूसी उस समय की ज़रूरत बन गई। बाहर की खुफिया सूचनाएं इकट्ठी करने के लिए हम इंटेलिजेंस ब्यूरो पर ही निर्भर नहीं रह सकते थे। विदेशी जमीन से खुफिया सूचनाएं लाने के लिए एक डेडिकेटेड विंग की ज़रूरत थी, जिसको देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री ने 1968 में खुफिया एजेंसी बनाने का फैसला किया और इसका नाम रखा गया रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ। अमेरिका की सेंट्रल एजेंसी CIA और ब्रिटेन की MI6 की तर्ज पर बनी हुई इस एजेंसी की जिम्मेदारी दी गई भारत के स्पाई मास्टर रामेश्वर नाथ काव को, जो काफ़ी पहले से ही अपनी योग्यता साबित कर चुके थे। काव ने जब रॉ की शुरुआत की तो उसकी टीम में सिर्फ 250 लोग ही थे, जिन्हें दुनिया रॉ के नाम से नहीं बल्कि काव बॉयज के नाम से पुकारती थी। ये बात जब काव को पता चली तो उन्होंने बजाय नाराज होने के अपने ऑफिस के बाहर काव बॉय का एक फाइबर का मॉडल ही लगवा दिया। वैसे ये तक कहा जाता है कि 1967 से लेकर 1975 तक भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने फैसलों के लिए 2 ऐसे कश्मीरी पंडितों पर काफ़ी हद तक निर्भर थी जो कश्मीर में नहीं जन्मे थे। उनमें से एक थे उनके सचिव PN धर और दूसरे रामेश्वर नाथ काव। रामेश्वर नाथ काव का जन्म 10 मई 1918 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ। सिर्फ 22 साल की उम्र में ही उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा की परीक्षा पास कर ली थी। जब साल 1948 में इंटेलिजेंस ब्यूरो को बनाया गया तब काव इसके सहायक निदेशक बने। उनका पहला केस था 1955 में हुई हवाई दुर्घटना, जिसमें चीन के प्रधानमंत्री की जान बाल बाल बच गई थी। साल 1955 में चीन सरकार ने एयर इंडिया का एक विमान चार्टर किया था। इस विमान में सवार होकर चीन के PM चू एनलाई बाडुंग सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जाने वाले थे। आखिरी मौके पर पेट दर्द का हवाला देकर उन्होंने तो अपनी यात्रा रद्द कर दी, लेकिन जहाज में सवार बाकी लोगों के लिए यह यात्रा उनकी आखिरी यात्रा बन गई, जब विमान इंडोनेशिया में क्रैश कर गया और इसमें सवार सभी चीनी अधिकारियों और पत्रकारों की मौत हो गई। ऐसे में चीन के प्रधानमंत्री भी शक के घेरे में आ गए थे। इस घटना की जांच की जिम्मेदारी R.N. काव को दी गई। उन्होंने पता लगा लिया कि यह काम हांगकांग एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग कंपनी के ग्राउंड मेंटेनेंस क्रू में काम करने वाले एक ताइवानी नागरिक चू ने ताइवान की खुफिया एजेंसी के कहने पर किया था। चू ने 6 लाख हांगकांग डॉलर के लिए टाइम बॉम्ब फिट किया था। अपराधी का चेहरा सामने आते ही ये केस भी सॉल्व हो गया। काव के इस काम से चीन के प्रधानमंत्री इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने काव को अपने दफ्तर बुलाकर उपहार में एक शील्ड प्रदान की, जो कि काव के कार्यकाल के दौरान उनकी मेज पर रखी रहती थी। काव को मिले इस सम्मान ने उन्हें पूरी दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया। फ्रांस की खुफिया एजेंसी SDECE के प्रमुख काउंट अलेक्जेंडर ने तो कहा भी कि अगर 70 के दशक के 5 टॉप खुफिया प्रमुखों के नाम का जिक्र होगा तो रामेश्वर नाथ काव उनमें से एक होंगे। दुनिया भर में काव के संपर्क कुछ खास ही थे, खासकर अफ्रीका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, श्रीलंका और ईरान में। जो खबर जासूस वहां जाकर ला सकते थे, काव सिर्फ एक फ़ोन कॉल से निकाल लेते थे। 1971 में बांग्लादेश के जन्म में जिन 2 भारतीयों का योगदान सबसे ज़्यादा रहा है, उनमें से एक हैं सेना प्रमुख मानेकशॉ और दूसरे R.N. काव। 1971 के युद्ध के दौरान रॉ के कारण खुफिया जानकारी इतनी अच्छी थी कि भारतीय वायुसेना सीधे उस कमरे पर बमबारी कर सकती थी जिसमें पूर्वी पाकिस्तान कैबिनेट का सत्र चल रहा हो। नौसेना के कमांडो चटगांव बंदरगाह में हर एक पाकिस्तानी जहाज को उड़ाने में सक्षम थे, लेकिन यह युद्ध होने की स्थिति में ही संभव था। भारतीय सेना के पूर्वी पाकिस्तान में दाखिल होने से हफ्तों पहले ही रॉ की तरफ से काव ने मुक्ति वाहिनियों को भरपूर मदद देना शुरू कर दिया था। उन्हें हथियार आदि दिए गए, ट्रेनिंग दी, गोरिल्ला युद्ध के लिए उन्हें तैयार किया और इस प्रकार मुक्ति वाहिनी, भारतीय सेना और रॉ के सम्मिलित योगदान से बांग्लादेश का जन्म हो पाया।
बांग्लादेश के जन्म से पहले जब साल 1971 में पश्चिमी पाकिस्तान की आर्मी पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर कहर बरपा रही थी, पूर्वी पाकिस्तान के लोग जान बचाने के लिए भारत में शरण ले रहे थे, उसी समय काव ने यह सूचना दी कि पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान पर आधिकारिक रूप से सैन्य कार्रवाई करने वाला है। उस समय पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान यानी जो आज का बांग्लादेश है, वहाँ जाने के लिए पाकिस्तानी विमानों को भारत के आकाश से गुजरना पड़ता था। ऐसे में RN काव ने बिना देरी किए पाकिस्तान के जहाज़ों को भारतीय स्पेस देने से रोकने की सलाह दी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नियमों के चलते बिना कारण भारत ऐसा नहीं कर सकता था। तब RA की टीम ने एक योजना बनाई। इस टीम ने कुछ कश्मीरी अलगाववादियों द्वारा भारत के एक हवाई जहाज को हाईजैक करवाया, जो उसे हाईजैक करके पाकिस्तान के लाहौर ले गए। इस तरह उन्होंने दुनिया भर को ये मैसेज दे दिया कि पाकिस्तान के विमानों को अपना हवाई स्पेस देना भारत के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए भारत को इस पर रोक लगाने का पूरा अधिकार है, और भारत ने ऐसा किया भी। लेकिन इतने से ही RA का मिशन अभी ख़त्म नहीं हुआ था। अभी तो उसका हाईजैक हुआ हवाई जहाज लाहौर के हवाई अड्डे पर खड़ा था, जिसमें कई भारतीय सवार थे। तब भारतीय कूटनीतिज्ञों की मदद से RA ने सभी यात्रियों को सुरक्षित भारत पहुंचाया और हवाई जहाज को लाहौर एयरपोर्ट पर ही ब्लास्ट कर दिया। इस तरह भारत ने पाकिस्तानी विमानों के भारत के क्षेत्र में उड़ने पर पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान की सेना को पश्चिमी पाकिस्तान से मिलने वाली सैनिक सहायता पर पूरी तरह से रोक लग गई। काव का खुफिया नेटवर्क इतना ज़बरदस्त माना जाता था कि उनको ये तक पता होता था कि पाकिस्तान किस दिन हमला करेगा। काव को करीब से जानने वाले आनंद वर्मा ने एक संवाददाता से बात करते हुए बताया कि पाकिस्तान से एक मैसेज कोड के माध्यम से आया था, जिससे पता चला कि पाकिस्तान हवाई हमले की साजिश रच रहा है। ये खबर एकदम सही थी, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट था। काव की सलाह पर वायुसेना को हाई अलर्ट कर दिया गया, लेकिन 2 दिनों तक पाकिस्तान की तरफ से कोई एक्टिविटी नहीं हुई। तब वायुसेना ने काव से कहा कि वो इतने दिनों तक एयरफोर्स को हाई अलर्ट पर नहीं रख सकते, जबकि काव को तो अपनी खबर पर पूरा विश्वास था। तब काव ने 1 दिन की और मांग की, और अगले ही दिन यानी 3 दिसंबर को पाकिस्तानी वायुसेना ने हमला कर दिया। मिली सूचना तो एकदम सही थी, बस हमले की तारीख तय तारीख से 2 दिन पहले थी। वो काव ही थे जिसके कारण भारतीय नौसेना को समय से पहले पाकिस्तानी PNS रपनडुब्बी गाजी के विशाखापट्टनम पर आक्रमण करने के लिए आने की सूचना मिल गई थी, जिसके बाद भारतीय नौसेना ने भारत को बर्बाद करने आई इस पनडुब्बी को ही बर्बाद करके बंगाल की खाड़ी में उसकी कब्र बना दी। बांग्लादेश बनने के बाद भी काव को बांग्लादेश की खुफिया खबरें मिलती रही। उन्हें तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति मुजीबुर रहमान पर होने वाले हमले की भी खुफिया खबर मिल गई थी। ऐसे में ये खबर मुजीब तक पहुंचाना भी ज़रूरी था, लेकिन मुजीब के आसपास उसके दुश्मनों ने ऐसा मकड़ जाल बना रखा था कि उन तक खबर पहुंचाना आसान नहीं था। ऐसे में जून 1975 में पान सुपारी एक्सपोर्ट करने वाला एक बिजनेसमैन ढाका में एंटर हुआ। यहाँ उसकी मुलाकात बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान से हुई। मुजीब को लगा बिजनेस पर बात होगी, लेकिन बीच मीटिंग में इस शख्स ने राष्ट्रपति को एक ऐसी बात बताई जो उनके पैरों से ज़मीन खिसका सकती थी। इस आदमी ने मुजीब को बताया कि उनका जल्द ही तख्ता पलट होने वाला है। इतना ही नहीं, तख्ता पलट कौन करने वाला है, इस शख्स ने तो राष्ट्रपति को यह सब बता दिया था। 1 घंटे चली मीटिंग में राष्ट्रपति को समझाने की बहुत कोशिशें की गई, लेकिन सब फेल। मुजीबुर रहमान नहीं माने, उन्हें इस बात का यकीन ही नहीं हुआ ये पान सुपारी वाला बिजनेसमैन कोई और नहीं बल्कि खुद काव ही थे। काश यदि मुजीब ने काव का विश्वास कर लिया होता तो वो कुछ साल और राज कर पाते। वो जीवित होते, उनका परिवार जीवित होता। और इस बैठक के कुछ हफ्तों बाद ही बांग्लादेश की सेना की एक टुकड़ी ने बांग्लादेश के ही राष्ट्रपति निवास पर आक्रमण कर दिया। रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट दागे गए। रहमान को उनके परिवार के साथ ही मौत के घाट उतार दिया गया। इस तख्तापलट के कुछ सालों बाद जब अगले राष्ट्रपति भारत में इंदिरा गांधी से मिलने आए, तो इस मीटिंग में जहां रामेश्वर नाथ काव भी उपस्थित थे, उन्होंने काव के बारे में कहा, ये इंसान मेरे देश के बारे में मुझसे भी ज़्यादा जानता है। सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, सिक्किम के भारत में विलय में भी काव की बड़ी भूमिका रही थी। सिक्किम जिस पर चीन ही नहीं बल्कि अमेरिका तक की नज़र थी। 1947 में सरदार पटेल चाहते थे कि बाकी रियासतों की तरह सिक्किम को भी भारत से जोड़ दिया जाए, लेकिन नेहरू को चीन की फिक्र थी। उनको लगता था कि अगर वो सिक्किम के मामले में रियायत देंगे तो चीन तिब्बत पर आक्रामक नहीं होगा। 1950 में भारत और सिक्किम के बीच एक ट्रीटी भी साइन हुई, जिसके अनुसार सिक्किम भारत का प्रोटेक्टोरेट यानी कि भारत द्वारा संरक्षित राज्य बन गया।
यानी सिक्किम में राज्य राजा का होगा, लेकिन डिफेंस और विदेश मामलों से जुड़े मुद्दे भारत सरकार देखेगी। 1964 तक ऐसे ही चला। फिर नेहरू की मृत्यु हो गई। सिक्किम में भी नए राजा को गद्दी मिलने के बाद बहुत कुछ बदल गया। सिक्किम के राजा स्टेटस को में बदलाव की मांग करने लगे। वे चाहते थे कि भारत का सिक्किम से रिश्ता भूटान की तरह हो, जहां राज तो भूटान का हो, वहां की राजशाही का हो, लेकिन उसकी रखवाली भारतीय सेना करे। दूसरी तरफ सिक्किम की राजशाही के खिलाफ वहां अलग ही विद्रोह पनप रहा था। स्थितियां भारत के एकदम विपरीत हो रही थी। ऐसे समय में इंदिरा गांधी ने राजा को सिक्किम के लिए परमानेंट एसोसिएशन तक का स्टेटस ऑफर किया। जबकि मंत्रिमंडल में जब इस बात पर चर्चा हुई तो आर्मी चीफ मानेकशॉ ने 2 टूक कह दिया, आपको जो करना करो, लेकिन सिक्किम में अपने ट्रूप डिप्लॉय करने की मुझे पूरी आज़ादी चाहिए। मानेकशॉ के इस कथन से ही आप सिक्किम की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझ सकते। अगर उस समय भारत में सिक्किम का विलय नहीं हुआ होता तो आज पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने वाली चिकन नेक की स्थिति और भी ज़्यादा खराब हो गई होती। 1971 में बांग्लादेश की स्थापना के बाद जब रॉ ने पूरी दुनिया में अपने आप को भारत की एक धुरंधर एजेंसी साबित कर दिया था, उसके बाद इंदिरा ने RN काव से पूछा, क्या तुम सिक्किम का कुछ कर सकते हो? तब रॉ के जॉइंट डायरेक्टर PN बनर्जी ने एक प्लान बनाया। प्लान ये था कि सिक्किम की लोकल राजनीतिक पार्टियों की मदद लेकर सिक्किम की चोग्याल राजशाही को धीरे धीरे कमजोर किया जाए। काव ने अपने 2 ऑफिसर्स इस काम में लगाए, एक PN बनर्जी और दूसरे अजित सिंह सियाली। 1973 की शुरुआत में 2 ऑपरेशन एक साथ शुरू किए गए, जिनके नाम थे जनमत और ट्वाइलाइट। असल में ये नाम दिए गए थे सिक्किम नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 नेताओं को, काजी और KC प्रधान को, जिनके सहयोग से ये सारी योजना चलनी थी। इसी दौरान बनर्जी को एक CIA ऑपरेटिव पीटर बर्ले के भी सिक्किम में इंटरेस्ट लेने और उसकी गतिविधियों के बारे में पता चला। बर्ले को सिक्किम में आधिकारिक गेस्ट के तौर पर बुलाया गया। काव ने इसी बात को भुनाकर सिक्किम की पार्टियों की मदद से जनता का विरोध इस लेवल तक पहुंचाने की योजना बनाई कि मजबूरी में चोग्याल को राजा से मदद लेने के लिए आना ही पड़े। चोग्याल यानी कि वहाँ के राजा को चोग्याल कहते हैं। 4 अप्रैल 1973 को एक खास घटना हुई। उस दिन चोग्याल राजा का 50वां जन्मदिन था। राजभवन में जश्न चल रहा था तो सड़कों पर राजशाही के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। इस दौरान चोग्याल राजा के बेटे तेंजिंग राजभवन के रूट पर जा रहे थे। तब प्रदर्शनकारियों ने उन्हें बीच में ही रोक लिया, जिसके बाद उनके गार्डों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी और ये 2 लोगों की जान चली गई। सिक्किम नेशनल कांग्रेस के लीडर काजी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए पूरे सिक्किम में चक्का जाम कर दिया। अगले कुछ दिनों तक सिक्किम में भारी लूटपाट मची और वही हुआ जो काव ने योजना बनाई थी। मजबूरी में चोग्याल को भारत से मदद मांगनी ही पड़ी और 8 अप्रैल के दिन सिक्किम और भारत के बीच एक लिखित समझौता हुआ, जिसके अनुसार भारत सिक्किम के एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में लेगा और सिक्किम पुलिस भारतीय सेना के अंडर रहकर काम करेगी। इसके बाद सिक्किम नेशनल पार्टी ने बंद वापस ले लिया। 8 मई को एक और समझौता हुआ, जिसके तहत चोग्याल राजा के पास सिर्फ राजभवन और वहाँ के गार्ड्स का नियंत्रण रह गया। मामला काफ़ी हद तक सुलझ चुका था, लेकिन अभी भी सिक्किम का भारत में पूर्ण विलय बाकी था। यानी राजभवन और वहाँ के गार्ड्स को भी भारत के नियंत्रण में आना शेष था। इसके लिए काव ने PM बनर्जी को एक और टास्क सौंपा। पूरे सिक्किम में प्रचारित किया गया कि सिक्किम के विकास के लिए भारत की संसद में सिक्किम का प्रतिनिधित्व जरूरी है, जो बिना भारत में विलय के संभव नहीं है। 1974 के चुनाव में काव की ही इच्छा अनुसार काजी की सिक्किम नेशनल कांग्रेस को भारी बहुमत मिला। चोग्याल को अंदाजा हो गया कि अब राजभवन भी उनके हिस्से में नहीं आने वाला है, इसलिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर यह मुद्दा उठाना शुरू किया। इसे देखते हुए रॉ ने सिक्किम ऑपरेशन का आखिरी हिस्सा शुरू किया, जिसके तहत जरूरी था बिना खून खराबे के राजभवन भी नियंत्रण में आ जाए। इस काम की शुरुआत विधानसभा से होनी थी, जहां काजी और उनकी पार्टी ने द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम एक्ट 1974 सदन में पेश किया। एक्ट पारित हुआ और सिक्किम भारत का एसोसिएट स्टेट बन गया। अब सिर्फ जनमत संग्रह ही बाकी था, जिसके बाद सिक्किम का भारत में विलय हो जाना था। इसके बाद पूरे सिक्किम में विधानसभा की देखरेख में एक रेफरेंडम कराया गया। सिक्किम की 97% जनता ने भारत में विलय के पक्ष में मत दिया और 16 मई 1975 को सिक्किम आधिकारिक रूप से भारत का 22वां राज्य बन गया। चीन की नाक के ठीक नीचे, जहां सी हाईवे पूरी तरह से एक्टिव थी, इस सिक्किम विलय ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इंदिरा गांधी का बहुत ज़्यादा काव पर भरोसा भी तब उनके लिए मुश्किल का कारण बन गया, जब आपातकाल के बाद इंदिरा की सरकार जाने के बाद जनता पार्टी सत्ता में आई। उन्हें शंका हुई कि आपातकाल के दौरान लागू हुई नीतियों के पीछे रामेश्वर नाथ काव का ही दिमाग था।
जांच के लिए चौधरी चरण सिंह के दामाद एसपी सिंह की अगुवाई में एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी ने 6 महीने बाद अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसके अनुसार काव का इमरजेंसी से कोई लेना देना नहीं था। तब भी राव और काव पर तत्कालीन सरकार का भरोसा कायम नहीं हो पाया। नई सरकार के गठन के बाद से ही राव की शक्तियों और संस्था को मिलने वाली आर्थिक मदद को कम कर दिया गया। ऐसे ही कई कारणों से रामेश्वर नाथ काव का मोह भंग हो गया और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में जब इंदिरा गांधी की सरकार वापस आई तो उनके अनुरोध पर उन्होंने फिर से वापसी की। उनकी ही देखरेख में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की यानी एनएसजी की स्थापना हुई। समय के साथ रामेश्वर नाथ काव ने सभी गतिविधियों से ब्रेक ले लिया। आज भले ही काव इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी देन रो आज भी वर्तमान एनएसए अजीत डोभाल के निर्देशन में पाकिस्तान और कई दूसरे देशों में कई ऑपरेशन चला रही है। वो आज भी सुर्खियां बना रही है। भारत के स्पाई मास्टर रामेश्वर नाथ काव को श्रद्धांजलि देते हुए इस कड़ी को यही समाप्त करते हैं। अगली कड़ी में भारत की सुरक्षा को एक नई ऊंचाई देने वाले, दुश्मन देशों को भारी नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे एक और जाबाज की कहानी लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए अलविदा। और हाँ, जाते जाते एक संदेश, यदि आपको ये कड़ी पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और यदि आप इस तरह के वीडियोज़ और भी देखना चाहते हैं, इस तरह के जांबाजों की कहानी आगे भी पाते रहना चाहते हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। अलविदा।